नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहे, जहां मुनस्यारी पहुंचने पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की मुख्यमंत्री ने समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री धामी ने मुनस्यारी महोत्सव का शुभारंभ किया। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी में भी सीएम धामी ने हिस्सा लिया है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुनस्यारी महोत्सव का आज शुभारंभ किया है। स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज नजर आए। राजभवन के सामने शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद अब वहां की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा मजबूत कर दी गई। राजभवन और सीएम आवास के आसपास धारा 144 लागू रहेगी। शनिवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में राजभवन के सामने प्रदर्शन हुआ था। अति संवेदनशील इलाके में भीड़ की पुलिस से नोकझोंक भी हुई थी। आपको बताते चले कि इस मामले में ही 2 इंस्पेक्टर ऋषिकेश और कैंट समेत एक दरोगा को हटाकर लाइन भेज दिया गया है। अब बैरिकेड लगाकर सादे कपड़ों में भी पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई। बिना चेकिंग के कोई वहां पर नहीं निकलेगा। मौके से जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने। राजधानी देहरादून में अब राजभवन और सीएम आवास की सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। दरअसल शनिवार को हुए प्रदर्शन के बाद जहां कुछ प्रदर्शनकारी राजभवन तक पहुंच गए, तो वहीं 2 इंस्पेक्टर लाइन हाजिर कर दिए गए, जिसमें कैंट और ऋषिकेश के इंस्पेक्टर शामिल हैं। इस वक्त मैं राजभवन के बाहर हूं और राजभवन के बाहर यदि आप देखें तो ये पीएसी और थाने का पुलिस बल लगाया गया है। अभी तक आपको जो रोड खुला हुआ दिख रहा है, जो घंटाघर से कैंट रोड होते हुए सीएम आवास राजभवन को जाता है, अभी तो ये खुला है, पर ये थोड़ी देर बाद यानी आज से ये 0 जोन हो जाएगा। इस मार्ग पर कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएगा। सिर्फ महत्वपूर्ण वीवीआईपी, सिक्योरिटी या वो ऑफिसर्स जा सकेंगे जिनको बुलाया जाएगा। ये सुरक्षा को देखते हुए फैसला किया गया है और ये जवान पहुंच चुके हैं जो अपनी पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं कि वाहन को किस प्रकार से रोकना है, आपात स्थिति में कौन कौन से वाहन जा सकेंगे। यहाँ थाना पुलिस के अलावा पीएसी का बल भी आया है, जो मुख्यमंत्री आवास जाने वाले राजभवन पर और मुख्यमंत्री आवास के गेट पर भी तैनात रहेगा। आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे और सुरक्षा के लिहाज से रूट डाइवर्जन भी किया जाएगा। यह समझाया जा रहा है कि किसकी क्या ड्यूटी है और वो क्या व्यवस्था करेगा। इनसे जरा समझते हैं। त्यागी जी, ये सड़क आप लोग बंद कर रहे हैं, लोग कैसे जाएंगे, कहां से जाएंगे? सर, यहाँ से हम डाइवर्ट कर रहे हैं आगे ना, यहाँ से राइट में डाइवर्ट कर देंगे। राइट से डाइवर्ट होकर फिर बाहर निकल जाएगा एमएच होते हुए बीजापुर गेस्ट हाउस के सामने से। तो ये कौन से 2 आवास है जहां कोई वाहन नहीं जा सकेगा? ये 0 जोन कर दिया गया है पोर्शन ना। और यहाँ पर जो है माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय का आवास है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आवास है। तो क्या आपात वाहनों को कुछ राहत मिलेगी, कोई इमरजेंसी होती है या एम्बुलेंस आदि को? हाँ, वो तो रहेगा ही, आपात वालों को तो रहेगा ही। तो आप देख सकते हैं शनिवार को दरअसल एक चूक भी हुई, यूं कहें, सुरक्षा में वीवीआईपीज की, लिहाजा ये निर्णय किया गया है। और ये दायरा इसलिए भी बढ़ाया गया है क्योंकि सड़क पर बेरोक टोक वाहन आते जाते थे और पुलिस महकमे के बड़े ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर रातों रात ये फैसला लिया गया और आज से ये मार्ग 0 जोन हो जाएगा। यानी यदि आपको कैंट में आना है तो राजभवन से ठीक पहले आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा और अब आप राजभवन मार्ग और मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली सड़क पर सीधे अपना निजी वाहन नहीं ले जा सकेंगे। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। वहीं उत्तराखंड की जीडीपी को दोगुना करने की दिशा में राज्य सरकार के साथ मैकेंजी ग्लोबल कंपनी ने अब काम अपना शुरू कर दिया है। कंपनी के अधिकारियों की सचिवालय में सचिव स्तर के अफसरों के साथ बैठक शुरू हो चुकी है। सोमवार को पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं, राज्य सरकार और केंद्र की स्कीम पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम ने की है। उत्तराखंड की जीडीपी दोगुने करने के लिए मैकेंजी ग्लोबल जैसी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने आज से उत्तराखंड सचिवालय में डिस्कशन का दौर शुरू कर दिया है। सचिवालय में आज पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के सचिव और ऑफिसर्स की टीम के साथ मैकेंजी ग्लोबल का डिस्कशन हो रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता सचिव नियोजन डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम की अध्यक्षता में हो रही है। 3 दिनों तक मैकेंजी ग्लोबल राज्य के अलग अलग सेक्टर्स जैसे ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, वित्त, इन सभी विभागों के साथ डिस्कशन कर उनकी योजनाओं और आर्थिक प्रबंधन पर चर्चा करेगा।
इसके बाद इस कंपनी के विदेश से आने वाले प्रतिनिधि एक प्लान भी उत्तराखंड सरकार के अफसरों के साथ बैठकर बनाएंगे। दरअसल राज्य सरकार जीडीपी को तो दोगुना करना चाहती ही है, साथ ही इस कंपनी की एक्सपर्ट सर्विसेज भी लेना चाहती है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूल मंत्र दिया है कि लीक से हटकर कुछ काम हो और कुछ नया करने का राज्य सरकारें प्रयास करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह निर्णय लिया है। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड मामले पर पुलिस अगले 10 दिनों के भीतर ही चार्जशीट अपनी दाखिल करने जा रही है और इसके साथ ही अंकिता हत्याकांड मामले में गिरफ्तार तीनों अभियुक्तों को नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा, जिसके लिए जल्द ही पुलिस कोर्ट में परमिशन के लिए एप्लीकेशन देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वीआईपी का नाम इस पूरे मामले में लगातार आ रहा है, उसकी सच्चाई नार्को टेस्ट से ही सबके सामने आ सकेगी। पुलिस का कहना है कि वीआईपी को लेकर नार्को टेस्ट से ही पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हालांकि अभी तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि जो गेस्ट वीआईपी सूट में रुकता है उसे वीआईपी कहते थे। अंकिता मर्डर केस पे ड्यू डेट के पहले हम चार्जशीट फाइल करेगा और जो भी हमारे पास जो आया एविडेंस है वो पर्याप्त है और उस पे वी विल फाइल द चार्जशीट। जैसे अब तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में अक्यूज लोग ड्यूरिंग पुलिस रिमांड अभी रिसॉर्ट के लोग हैं, तो कहते हैं कि वहाँ का जो अपना वीआईपी रूम है, सो कॉल्ड प्रेसिडेंशियल सूट है, उस पे जो भी ठहरने वालों को वीआईपी कहते हैं। स्टिल पूरी बात सारा सच्चाई सामने लाने के लिए हमने डिसाइड किया है कि इनको नार्को टेस्ट कराया जाए अक्यूज लोगों को। तो नार्को टेस्ट के लिए हम एप्लीकेशन लगेंगे कोर्ट में। आफ्टर द कोर्ट्स परमिशन वी विल डू द नार्को टेस्ट। अंकिता वहीं अंकिता हत्याकांड पर जम सियासत हो रही है। विपक्ष सीबीआई जांच और वीआईपी के नाम को उजागर करने को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं अंकिता हत्याकांड मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस हवा में लाठी ना चलाए। अगर कांग्रेस को वीआईपी का नाम मालूम है तो सरकार और एसआईटी को बताए। सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच कर रही है। अब आरोपियों का नार्को टेस्ट भी करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कोई अभी जेल से बाहर नहीं आया है और जहां तक वो वीआईपी का जिक्र कर रहे हैं बार बार, तो वीआईपी के बारे में तो हमारा यही कहना, अगर उनके पास कोई नाम है, किसी के प्रति कोई शंका है, कहीं लगता है कोई संदेह है, तो एसआईटी को बताएं, डीजीपी को बताएं, चीफ सेक्रेटरी को बताएं। और एसआईटी जांच कर रही है और इस संबंध में जो प्रचार हो रहा है उसको विराम देने के लिए, सही तथ्यों की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही साक्ष्य मिलें, सही सूचनाएं उनको मिलें, उसके लिए अब अपराधियों का नार्को टेस्ट भी हो रहा है। तो नार्को टेस्ट होगा तो सब मालूम चल जाएगा सामने, और जो भी साक्ष्य एसआईटी को चाहिए वो मिल जाएंगे। देहरादून में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सोमवार को देहरादून के प्रीतम रोड स्थित डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य केंद्र में पंजाबी यूनिवर्सिटी द्वारा भाई वीर सिंह जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। राज्यपाल ने डॉक्टर बलबीर सिंह साहित्य सदन में रखे सिख साहित्य की जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने 2 पुस्तकों का विमोचन किया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि हम सबको गुरु नानक जी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए, जिसमें करुणा, मानवता के बारे में बताया गया है। राज्यपाल ने कहा कि भाई वीर सिंह जी ने अपने विस्तृत शोध के माध्यम से सिख साहित्य से उल्लेखित मानवता, भाईचारा, करुणा, सेवा जैसे गुणों के महत्व को स्थापित किया है। राज्यपाल ने कहा कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि वीर सिंह जी के सोच, विचार और धारणा को आगे बढ़ाया जाए। कानपुर विधानसभा में सिडकुल की स्थापना के लिए विधायक उमेश कुमार दिन रात जुटे हुए हैं और विभागीय सचिव पंकज पांडे के मुताबिक सिडकुल की जल्द स्थापना के लिए क्षेत्रीय विधायक उमेश कुमार लगातार बैठकें कर रहे हैं। जमीन की चकबंदी का काम भी अब अंतिम चरण में है। वहीं आपको बता दें कि सोमवार को सचिवालय के विश्वकर्मा भवन में विधायक उमेश कुमार ने सिडकुल से जुड़े अधिकारियों की बैठक लेकर इसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी ली। साथ ही क्षेत्रीय अधिकारियों को इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि अब तक एक के बाद एक 4 बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में सिडकुल के एमडी रोहित, सचिव उद्योग डॉक्टर पंकज पांडे, जीएम सिडकुल आकांक्षा मौजूद रहीं। विधायक उमेश कुमार ने कहा कि मेरी विधानसभा में सिडकुल की स्थापना मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि जल्द ही धरातल पर उतरने जा रहा है।
उन्होंने ये भी कहा कि 1 माह के भीतर सारी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। इसके लिए धरातल पर उतरते ही स्थानीय युवाओं के लिए जहां रोजगार के द्वार खुलेंगे, तो वहीं हजारों लोगों को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य हमेशा से ही क्षेत्र के लिए बड़े काम करने का रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिल सके। सबसे बड़ी समस्या सिडकुल खानपुर विधानसभा में जो सिडकुल है उसको लगाने में आ रही थी कि चक जो है एक जगह नहीं थे। जैसे एक चक एक जगह था तो बीच में 4 प्लॉट प्राइवेट थे, फिर वो चक दूसरी जगह था, और ये सारी ज़मीन जो है अधिकतर ग्राम समाज की है। अब इसके लिए मुख्य जो मार्ग है उससे रास्ता जोड़ने की भी समस्या आ रही थी, लेकिन उस पर लगभग 3 चकबंदी की बैठक हुई हम लोगों के अधिकारियों के साथ। वो रास्ता बना लिया गया है, लेकिन जहाँ से रास्ता लेना है वहाँ पे उनके परिवार में शायद किसी की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनका नाम चढ़ना बाकी है। इसके अलावा 161 में कुछ आपत्तियाँ भी थी, उन आपत्तियों का निस्तारण होना है। उसके संबंध में एसडीएम साहब को मैंने भेज दिया है, 161 वाला सरकार की तरफ से भी चला गया है, वो आपत्तियाँ दूर होनी है। लेकिन अब हमें लगभग 5-6 महीने की मेहनत के बाद चकबंदी की 4 बैठक हुई हैं। इन बैठकों के बाद अधिकारियों के साथ सचिवालय में सिडकुल के अधिकारी भी रहे हैं, जिसमें रोहित जी रहे एमडी सिडकुल जो हैं, और पांडे जी जो हैं, पंकज पांडे सचिव उद्योग हैं, वो भी रहे, और आकांक्षा जी जनरल मैनेजर सिडकुल हैं। सारे अधिकारियों के साथ लगातार बैठक होती रही। अब हम जो है लगभग काफ़ी हद तक कामयाब हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि 1 माह के अंदर हम वास्तु स्थिति को बिल्कुल साफ कर देंगे और सिडकुल के बनने का जो रास्ता है वो पूर्णतः साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड के सेब उत्पादक किसानों की आय बढ़ाने की नीयत से किसानों का एक दल हिमाचल रवाना हुआ। 3 दिवसीय इस दौरे में किसान हिमाचल में सेब उत्पादन पैदावार की तर्ज पर उत्तराखंड में भी इजाफा हो, ये प्रयास किया गया। राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किसानों के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि मंत्री के मुताबिक सीएम धामी के निर्देशों पर किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में प्रयास जारी है। इसके युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम एप्पल में अपने प्रोडक्शन को दुगना करेंगे, क्योंकि आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, हाइब्रिड प्लांट्स आ रहे हैं, और उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने वाइस परमार यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर की है हिमाचल में, यहाँ के 30 किसानों को अभी हमने भेजा है, और जो वहाँ से सीख कर आएंगे उसके बाद वो यहाँ पर आकर यहाँ के किसानों को ट्रेन करेंगे, ताकि जो हमारा वो सपना है, क्योंकि आज एप्पल के क्षेत्र में हिमाचल जो है 22 लाख टन एप्पल पैदा करता है, जो कि राज्य लगभग हमारे बराबर है, और मात्र हम 65,000 टन का पैदा करते हैं। तो इसके लिए आज हमने अपने किसानों को भेजा। निश्चित ही वहाँ पर जो सीख कर आएंगे उसको धरातल पर उतारेंगे, और जो हमारा प्रोडक्शन को दुगना करने का सपना है उसको साकार करने में ये एक सार्थक कदम होगा। हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री और एक बार फिर से बीमार हुए उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास। मैक्स अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। चंदन रामदास को, जहां डेंगू और कमजोरी की वजह से मैक्स में चंदन रामदास इस वक्त भर्ती हैं। चंदन रामदास विधानसभा सत्र में भी हिस्सा आज नहीं ले सके थे पिछले दिनों। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास डेंगू के चलते अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चंदन रामदास को देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि चंदन रामदास को पिछले कुछ दिनों से बुखार की शिकायत थी, जिसके बाद टेस्ट में उन्हें डेंगू होने की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य में परेशानी महसूस करने के बाद चंदन रामदास को तो आपको बता दें कि चंदन रामदास विधानसभा सत्र में भी हिस्सा नहीं ले सके थे। मैक्स अस्पताल में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को इस वक्त भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डेंगू और कमजोरी की वजह से मैक्स अस्पताल में भर्ती है चंदन रामदास।
राजभवन और मुख्यमंत्री आवास देहरादून में शनिवार को कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई। राजभवन और सीएम आवास आने वाले रास्तों पर दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाकर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की है। प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि संविधान ने विरोध प्रकट करने का अधिकार विपक्ष को दिया है, जबकि बीजेपी सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। बात है कि संविधान जिस बात की इजाज़त विपक्ष को देता है, हमें इस बात की इजाज़त है कि यदि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है या प्रदेश सरकार की नीतियों से हम सहमत नहीं हैं, तो हम अपना विरोध प्रदर्शित करें। जुलूस की, धरने की, कैंडल मार्च की, सचिवालय, विधानसभा घेराव की हमें इजाज़त है। ऐसे में हमारे ऋषिकेश के साथी 52 दिनों से अंकिता के हत्याकांड में वीआईपी के नाम ना उजागर होने से, चार्जशीट ना फाइल होने से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना सार्वजनिक होने से क्षुब्ध थे और 52 दिनों से आंदोलनरत थे। उसके बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। 7 दिनों से वो एक बैनर तले एक टेंट में बैठे रहे और आमरण अनशन 5 युवा कर रहे थे। कोई वहां पर शासन का अधिकारी उनकी सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा। उसके अलावा 100 धारा 144 लग जाती है राजभवन और मुख्यमंत्री आवास वाले क्षेत्र में। 7 तालों में बंद किसको रहना पड़ता है? जिसके मन में कुछ काला हो, जिसने कुछ काला किया हो। की बात है कि वहीं रुद्रपुर पहुंचे केंद्रीय पर्यटन एवं रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने नगर निगम सभागार में आयोजित कृष्ण हॉस्पिटल द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। नगर निगम में हॉस्पिटल द्वारा पर्यावरण मित्रों के लिए ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया था और इस मौके पर अजय भट्ट ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड के हर स्थान को संवारने का काम करेंगे। बन गया है, पूरे विश्व के लिए हम अनुकरणीय हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी जो भी स्टेप ले रहे हैं, आज पूरा विश्व उसको अपने वहाँ एडॉप्ट कर रहा है। कई देश, देखिए सफाई अभियान है हमारा, उस समय कहा था उन्होंने कि लाल किले से शौचालय बनाएंगे। कई लोग थीसिस लिखने लगे उस पर कि आखिर क्या है, और प्रधानमंत्री जी स्वयं आम जनता के बीच में जाके अपनी बातें बताते हैं। आज आत्मनिर्भरता में हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि हमारी एमएसएमई यहीं अब कई चीज़ें बनाने लग गई हैं जो बाहर को भेज रही हैं। पौड़ी पहुंचे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट का उद्घाटन किया। साथ ही यहां पर भर्ती मरीजों से उनके स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना। धन सिंह रावत ने कहा कि पौड़ी जिले में डायलिसिस के मरीजों का उपचार के लिए देहरादून या दूसरे स्थानों के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को लाभ देने के उद्देश्य से जिला अस्पताल पौड़ी में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की जा चुकी है। यहाँ पर सभी मरीजों को निःशुल्क उपचार मिल पाएगा। पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी ने बताया कि पौड़ी में खुली इस यूनिट से जनता को बहुत लाभ मिलेगा। सर्वप्रथम माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने पौड़ी के लोगों की, हम लोगों की मांग को जल्दी स्वीकार किया और उनका प्रयास रहा कि यहां पर इतनी जल्दी जो है डायलिसिस सेंटर और ये जो खुला है, यूनिट खुली है, ये सबके लिए लाभ मिलने वाला है। और उनकी जो है बड़ा अच्छा निर्णय रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर काम किया। हंस फाउंडेशन को भी और गुरुराम राय संस्थान को और राज्य सरकारी जो तीनों का उपक्रम है कि अब पौड़ी ज़िले में कोई भी डायलिसिस का अगर मरीज आता है तो उसको यहाँ पे निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। उसका आना जाना भी फ्री है और आज इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि उनका बहुत आग्रह था कि पौड़ी ज़िले में जल्दी होना चाहिए, तो आज विधिवत रूप से शुरू हो गया है। और आज देख भी रहे आज की 3 मरीज यहाँ पे हैं। उत्तराखंड सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अब 13 के 13 जिलों में हमने डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण हो चुका है, कहीं होने वाला है, और अब हर डायलिसिस मरीज को निःशुल्क सेवा सरकार की तरफ से दी जाए। हंस फाउंडेशन। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार सदन को नियमानुसार चलाने में असफल सिद्ध हो रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि साल भर में विधानसभा का सत्र 60 दिनों से अधिक चलना चाहिए था, लेकिन महज 15 दिनों से अधिक सदन नहीं चल पाया।
सत्र के दौरान विधायक जिन मुद्दों को सदन में रखना चाहते हैं वो रख नहीं पा रहे और सदन नियमों के विरुद्ध चल रहा है। इस बार बजट पर कोई चर्चा नहीं हुई। मनोज तिवारी ने कहा कि विधानसभा का सत्र सिर्फ रस्म अदायगी बनकर रह गया। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो सदन एक साल में 60 दिन कम से कम चलना चाहिए था, ये सरकार ने मात्र इतिश्री करने का काम किया और उसमें भी नियमों से हटके सरकार ने काम करने का काम किया है। जो हमारा बजट प्रस्तुत होता है सामान्य 3 दिन चर्चा होनी चाहिए, वो 3 दिन नहीं हो रही है। जो विभागवार 3 दिन चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। और उसके साथ साथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विभाग हैं और वो सोमवार को सत्र आहूत हो तो सोमवार के दिन वो प्रश्नों का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, लेकिन आज तक वो सोमवार का दिन कभी नहीं आया है। कहीं ना कहीं इससे लगता है कि प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने प्रश्नों का जवाब देने से बच रहे हैं, अपने विभागों का उत्तर देने से अपने माननीय सदस्यों का। उत्तराखंड के 1000 गांवों को सोलर ऊर्जा से रोशन किए जाने के लक्ष्य पर अब काम शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बारे में प्रस्ताव कैबिनेट में पास कराने के लिए विभाग को तुरंत ड्राफ्ट बनाकर देने को कहा है। सरकार ने 1000 गांवों में बंजर पड़ी पूरब मुखी जमीनों को चिन्हित भी कर लिया है। सरकार चाहती है कि इन गांवों में सौर ऊर्जा से ही विद्युत सप्लाई की जाए। धामी सरकार का भी मानना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के साथ साथ सस्ती दरों में बिजली भी लोगों को मिल सकेगी। हमारे उत्तराखंड के चौमुखी विकास का जो मास्टर प्लान बनाया गया है, हर क्षेत्र में उसके लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इसी के तहत अपने प्रदेश को, उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए जो सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो योजना बनाई गई है कि 1000 नए सौर ऊर्जा गांव बनाए जाएंगे, जिससे हमारे प्रदेश को जो हम बिजली जो हम बाहर से खरीद के उगते हैं उससे एक तो उसकी पूर्ति हो पाएगी कि हम बाहर से बिजली नहीं खरीदेंगे। दूसरा, उससे हमारे जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी उपलब्ध होगा और साथ ही अन्य कई उद्योग धंधों में भी इस काम को लाभ। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।